दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधि तथा संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसे तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधि और संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो उत्तर है सर सी स्कॉट मोनक्रिएफ। देखिए दोस्तों, 1901 में जो सिंचाई आयोग बना था उसके अध्यक्ष सर सी स्कॉट मोनक्रिएफ थे। अगला प्रश्न है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो 1885 यानी 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था। आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी के पहले जो विलय का सिद्धांत था ये किस राज्य पर लागू किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत पर। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों के उत्थान के लिए व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। दोस्तों, ये एक शिथिलता नीति थी जिसे डलहौजी द्वारा पूरी तरह से तैयार किया गया था, जो 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। जबकि डलहौजी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के न्यायालय ने 1834 ईस्वी के शुरुआत में इसका उल्लेख किया था और इस नीति के अनुसार कंपनी ने 1839 में मांडवी को, 1840 में कोलाबा और जालौर और 1842 में सूरत पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था। तो उत्तर क्या है दोस्तों, 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम या पहला कारखाना अधिनियम बाल मजदूरी से संबंधित था। याद रखिएगा दोस्तों, पहला कारखाना कानून 1881 ये बाल श्रम से संबंधित था और इसी क्रम में आप जान लीजिए कि दूसरा कारखाना कानून 1891 ये स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। तो उत्तर क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया और इस व्यवस्था को याद रखिएगा इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपत यानी भद्र नवाब थे। जमींदारों को जमींदारी और जोत के उपावंटन और बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त हो जाने से भूमि पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी और जमींदारों और काश्तकारों के बीच किराया वसूल करने वाले बिचौलिए की एक लंबी श्रृंखला का उदय हुआ और इस व्यवस्था के अंतर्गत काश्तकारों की स्थिति किराया अदा करने वाले पट्टीदार या असामियों की भांति थी, जिन्हें जमींदारों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दोस्तों, कॉर्नवालिस ने, आप जान लीजिए कि 1793, डेट याद रखिएगा 1793 यानी
1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके तहत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली करके उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखते थे। दोस्तों देखिए, जॉन शोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था और उसके अनुसार वे ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे, जबकि जेम्स ग्रांट जो था उसका विचार था कि समस्त भूमि सरकार की है और जमींदार इसके कर संग्रहकर्ता से अधिक कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो सही उत्तर है अस्थाई बंदोबस्त से। दोस्तों सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। इसे 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्ष के लिए लागू किया था और 1793 में इसे अस्थाई कर दिया गया। इसके अंतर्गत निश्चित तिथि तक सूर्य के डूबने से पूर्व सरकारी खजाने में जमींदारों को धन जमा करना पड़ता था, अन्यथा भूमि का मालिकाना हक छीन लिया जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए सूर्यास्त कानून जो है वो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हिटले कमीशन किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो व्हिटले या व्हाइटले कमीशन दोस्तों ये श्रम से संबंधित था, याद रखिएगा। जॉन हेनरी व्हाइटले के नेतृत्व में एक श्रम आयोग, कब? याद रखिएगा 1929 यानी 1929 में एक श्रम कानून जो है नियुक्त किया गया, श्रम आयोग, जो श्रमिकों और उनसे संबंधित समस्याओं का पता लगाकर श्रम सुधार की दिशा में अपनी संस्तुति प्रदान करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो सही उत्तर है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से दोस्तों अंग्रेजों का समर्थन करने वाले एक कुलीन तंत्र या जमींदार वर्ग का निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जिनका समय काल 1825 से 1917 रहा, 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन इनके द्वारा किया गया था, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय थे और उन्होंने अपने लंबे निबंध पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन अथवा धन के निष्कासन सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले कौन थे? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है? आपको बताना है। तो उत्तर है दीन बंधु मित्र। दोस्तों नील दर्पण नामक नाटक नील किसानों की दुर्दशा पर आधारित है और इसके लेखक दीन बंधु मित्र हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह, जो कि 1859-60 था, हुआ था। सन्यासी विद्रोह में जो है दोस्तों 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 1866 में, जबकि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी और ये नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सबसे अधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी और बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागानों की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। और दोस्तों नील बागान मालिकों का दमन चक्र जो था, इससे किसानों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता था। और आप जान लीजिए कि दोस्तों बंगाल में किसानों की एकजुटता के कारण 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हुए और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा और जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन दिया। और आप जान लीजिए कि नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण
दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है कि हथकरघा के उन्नयन यानी विकास के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कितने वर्ष में? 1925 1925 में की गई थी। और दोस्तों इसका उद्देश्य गांव में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करना था। इसके अलावा दोस्तों देखिए, गांधी जी ने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाई और इसका उद्देश्य समस्त कुटीर उद्योगों का विकास करना था। और केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने 1870 में बम्बई में साबुन का कारखाना खोला था। तो याद रखिएगा, हथकरघा के विकास में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना 1925 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत या धन निष्कासन सिद्धांत, जिसको कि ड्रेन थियरी कहा जाता है, इसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कब इस्पात का प्रारंभ हुआ था? इस्पात का प्रारंभ भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत में इस्पात का उत्पादन 1912 में प्रारंभ हुआ था। और आप जान लीजिए कि J.N. टाटा यानी जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने किस वर्ष 1907 में बिहार के जमशेदपुर में, या जो वर्तमान में झारखंड में है, टिस्को की स्थापना की थी। इसमें पिग आयरन का 1911 में, जबकि स्टील यानी इस्पात का 1912 में उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। और इसको यानी भारतीय लौह और इस्पात कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल का पूर्ण स्वामित्वाधीन वाला सहायक सेक्टर है। और J.N. टाटा द्वारा 1877 में इम्प्रेस मिल नागपुर में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? तो जुलाहों पर। और तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध कहाँ से था? तो सही उत्तर है अवध से। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का संबंध तालुकेदारी यानी महालवाड़ी व्यवस्था से था। इसके अंतर्गत राज व्यवस्था, जो राजस्व व्यवस्था थी, प्रत्येक महाल या तालुक के साथ स्थापित की गई, किसानों के साथ नहीं। तालुकेदारी या महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था। और इसके अंतर्गत यानी महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% हिस्सा था। दोस्तों के एम पडिक्कर जो हैं, इन्होंने 1765 से 1772 के काल को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो वर्ष है 1859 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई थी? तो जान लीजिए दोस्तों, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल जो है, ये आप जान लीजिए दोस्तों कहाँ शुरू हुई थी? तो 1874 में बम्बई कपड़ा मिल, जो उद्योग के कामगार थे, वहाँ से भारत में पहली औद्योगिक हड़ताल शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम धन निकास सिद्धांत या ड्रेन थियरी दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। और आप जान लीजिए कि 1772 में पंचसाला या पंचवर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने किया। उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया और पंचसाला बंदोबस्त खत्म होने पर 1777 में सालाना बंदोबस्त शुरू हुआ था। और आप जान लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसे था? तो आप जान लीजिए, व्यक्तिगत कृषक, जमींदार और ग्राम समुदाय को कृषि भूमि का स्वामित्व था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे?
तो ये था फिन्सबरी सीट। फिन्सबरी से दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के सांसद चुने गए थे। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1905 यानी 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख वस्तु कौन थी? तो ये था सूरा। सूरा को पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है दोस्तों, और 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख वस्तु थी। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि बहिर्गमन जो है धन निष्कासन सिद्धांत, तो बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य ये है कि भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में स्थानांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं होता था। और आप जान लीजिए कि दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सबसे प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक और उसी समय के प्रख्यात अर्थशास्त्री थे रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने धन बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया और इन्होंने अपने कृति इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारतवर्ष से बाहर चला जाता है। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया, और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहिर्गमन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया था। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्षस्थ न्यायालय कौन था? तो सही उत्तर है प्रीवी काउंसिल। दोस्तों ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। अगला प्रश्न है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको हिंदी में नियामक अधिनियम भी कहा जाता है, इसके द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन था? तो आप जान लीजिए दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की परिषद में कौन कौन से सदस्य थे? तो इसमें देखिए फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। ये वारेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों में मानसन, क्लेवरिंग, वारवेल और दोस्तों फिलिप फ्रांसिस थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा एमपी की नियुक्ति की गई, और इसमें अन्य न्यायाधीश जो हैं चैम्बर्स, लीमेस्टर और हाइट थे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया था। बंगाल में एक प्रशासन मंडल बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल अध्यक्ष था, और इसके अलावा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। इस मंडल में बहुमत से निर्णय लेने होते थे, लेकिन मत बराबर होने की अवस्था में गवर्नर जनरल का मत का प्रयोग किया जाता था। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के लिए जो है प्रावधान किया गया? तो ये था 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के लिए प्रावधान किया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी।
अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप जो है वो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया और इस अधिनियम यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था और इस एक्ट के द्वारा समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और इसी एक्ट के द्वारा दोस्तों गवर्नर जनरल को परामर्श के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों 1784 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया? तो ये अधिनियम था 1813 का अधिनियम और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा दोस्तों कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान था। तो दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रसार की ओर पहला कदम उठाया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1800 कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया तो ये 1813 का चार्टर एक्ट था और इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, यद्यपि चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? तो ये था 1833 का अधिनियम। दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट जो था उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय विधि आयोग यानी इंडियन लॉ कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता की थी। प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले को। और पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1834 में स्थापित हुआ था। इसका चेयरमैन या अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इस आयोग ने दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता आदि संहिताबद्ध करने के संबंध में सिफारिशें की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कब जो है वह अधिनियम जिसने न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी थी? तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। और एक प्रश्न अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कब गवर्नर ने या कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा ये जो है अतिरिक्त उपाधि वायसराय की 1858 में प्राप्त की थी। देखिए 1858 के अधिनियम में दोस्तों भारत सरकार अधिनियम जो 1858 था उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और इसके तहत भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी और आप जान लीजिए कि इस अधिनियम की जो है ये अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। अगला प्रश्न है 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1909 का भारत सरकार अधिनियम, तो आप जान लीजिए कि 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए यानी मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में लोक सेवा आयोग की पहली बार स्थापना 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। 1919 के अधिनियम द्वारा एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, आपको बताना है। द्वैध शासन यानी डायरकी, तो सही उत्तर है 1919 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों, जो द्वैध शासन था इसकी स्थापना प्रांतों में 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो द्वैध शासन था इसका जन्मदाता लियोनिल कर्टिस था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया और इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का या गुलामी का आज्ञा पत्र कहा है, तो सही उत्तर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा है और इसकी कठोर आलोचना की है। ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। इसमें कुल 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। तो याद रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सही उत्तर है, याद रखिएगा दोस्तों, मॉरिस ग्वेयर। तो देखिए, मॉरिस ग्वेयर जो है 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 2 अन्य न्यायाधीश सर शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर थे। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई, तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 ईस्वी में प्रदान की गई। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा, जो कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, उसकी स्थापना की गई। दोस्तों, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख A.B. अलेक्जेंडर। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस समय ICS में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई, लॉर्ड सेलिसबरी कौन थे, तो ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो याद रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोस्तों लॉर्ड सेलिसबरी थे। और आप जान लीजिए कि 1853 के चार्टर एक्ट में ICS में भर्ती होने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान था और इसकी अधिकतम आयु सीमा में जो है परिवर्तन किया गया। 1860 में ये 23 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष, 1866 में 22 से 21 वर्ष और 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय तरीकों में सुधार के लिए कार्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना किसने की थी, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय तरीकों में सुधार के लिए कार्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना जेम्स मिल के द्वारा की गई थी और कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप दिया और उसे कार्नवालिस कोड या कार्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। ये सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण यानी शक्ति पृथक्करण पर आधारित था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से पृथक किया गया था, तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम और इसके द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। अगला प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों, संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1868 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में आपने ब्रिटिश भारत में आर्थिक गतिविधियां और संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे LT ग्रेड, TGT, PGT
उसके अलावा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ और साथ ही साथ विभिन्न राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।